दोस्तों, एक आईपीएस ऑफिसर जो अपनी किसी मीटिंग को अटेंड करने के बाद वापस अपने घर जा रहे थे गाड़ी से। लेकिन तभी अचानक से रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक बेहद ही बुजुर्ग महिला आ जाती है और उसे देखने से लग रहा था कि यह महिला भीख मांगकर खाया करती है। जैसे ही वह गाड़ी के सामने आती है तो जो ड्राइवर है वह ब्रेक लगाता है और जो आईपीएस साहब के साथ गार्ड थे वह एकदम से गाड़ी से उतरते हैं उस महिला को सामने से हटाने के लिए। लेकिन जो आईपीएस साहब उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे वह बेहद ही रहमदिल इंसान थे, तो इसी वजह से वह अपने गार्ड को रोकते हैं और खुद उतरकर उस महिला के पास जाते हैं। जैसे ही आईपीएस साहब उस महिला के पास जाते हैं तो वह एकदम से कहने लगती है कि बेटा तू आ गया और मेरे लिए खाना ले आया। अब इस बात को सुनकर जो आईपीएस साहब है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बहुत कुछ बातों को सोचने लगते हैं। कौन थी वह बुजुर्ग महिला और किस वजह से आईपीएस साहब से बेटा कह रही थी? अगर वह उसकी मां थी तो इस हालत में कैसी थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के अंदर एक गरीब परिवार रहा करता है जिस परिवार के अंदर केवल 6 सदस्य हैं। 2 माता पिता हैं और 4 उनके बच्चे हैं। पिता का नाम होता है तारे और उसकी पत्नी का नाम होता है नूरी। और उनके जो 4 बच्चे थे वह भी छोटे ही थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। जो बड़ा वाला लड़का था उसका नाम था अरशद और अरशद की उम्र महज 6.5 साल थी। यानी कि जो और भाई बहन थे वह भी काफी ज्यादा छोटे थे और एक बच्चा तो अभी नीरू की गोदी में था, वह भी 6 महीने का ही था। नूरी का पति मजदूरी करने के लिए जाया करता और नूरी घर के अंदर रहकर बच्चों को संभाला करती और छोटी मोटी जरूरतों को जो तारिक था वह उनकी पूरी कर दिया करता। यानी कि परिवार बड़ा ही खुशनुमा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत उनको नहीं थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। ऐसा ही कुछ इस परिवार के साथ होता है। जो तारिक था जो बाहर से पैसे कमाकर लाया करता था, एक दिन अचानक से एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद यह परिवार पूरा टूट सा जाता है। जब यह बात नूरी को पता चलती है कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो वह बहुत ही परेशान होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। क्योंकि नूरी और तारिक इस दुनिया से ही यह बाता तो वह फूट फूट कर रोती है और बहुत ही परेशान हो जाती है। उसके बाद उसका पति का अंतिम संस्कार किया जाता है और कुछ दिनों तक शोक सभा भी मनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, जो नूरी है उसके सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था, क्योंकि अब 4 बच्चों की जिम्मेवारी उसी के ऊपर आनी थी। अब कुछ दिनों तक तो अड़ोस पड़ोसी उसको सहारा देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वह लोग भी सहारा देने से मना कर देते हैं और घर के अंदर खाने पीने तक की चीजें खत्म हो गई थीं। इसके बाद नूरी फैसला करती है कि इस तरह से तो टाइम व्यतीत नहीं होगा, बच्चों का पेट पालना है और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इसके बाद जो नूरी होती है वह दूसरे के घरों में काम करने लगती है। लेकिन दोस्तों, उसके पास 4 बच्चे थे और एक बच्चा उसे अभी अभी हुआ था, तो इसी वजह से वह ज्यादा दिन तक इस तरह से अपने परिवार को नहीं संभाल पाती। 4 बच्चों का खर्चा उसके लिए काफी ज्यादा हो जाता है और इस खर्चे की पूर्ति वह नहीं कर पाती है। धीरे धीरे समय बीत है। समय के साथ साथ नूरी के परिवार को भूखमरी का सामना करना पड़ता है। अब जैसे ही नूरी अपने बच्चों को भूख से बिलखते हुए देखती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है कि उसके सामने उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं और वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाती है। वह और भी ज्यादा मेहनत करती है और कोशिश करती है कि किसी तरह से अपने बच्चों का भरण पोषण कर ले। लेकिन दोस्तों, उसके सामने जो जो मुसीबत आ रही थी उनकी वजह से उसके दिमाग पर इन बातों का बहुत गहरा असर पड़ता है और साथ में भुखमरी की वजह से वह जिस काम पर जाया करती थी उस काम में भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है और जहां पर वह काम किया करती थी वहां से भी वह लोग उसे काम से निकाल देते हैं। अब इसके बाद नूरी सोचने लगती है कि मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वह एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है, जिस फैसले को शायद ही कोई मां इस दुनिया में ले सकती थी। उसने फैसला किया था कि वह अपने सभी बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ देगी और खुद इधर उधर रहकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। इसके बाद नूरी अपने 4 बच्चों को लेकर एक अनाथ आश्रम पर जाती है और वहां पर अनाथ आश्रम वालों से रिक्वेस्ट करती है और उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है कि मैं इन बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हूं, तो आप लोग इन्हें अपने पास रख लीजिए और यहीं पर इनकी परवरिश कीजिए। कम से कम यहां पर खाने के लिए खाना तो मिल जाएगा, मेरे पास रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। तो इसी वजह से नूरी अपने 4 बच्चों को अनाथ आश्रम पर छोड़कर अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वहां से चली जाती है। इधर उसके 4 बच्चे अनाथ आश्रम के अंदर रहने लगते हैं और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है
समय के साथ साथ जो अरशद होता है उसकी पढ़ाई लिखाई का समय आ जाता है और अनाथ आश्रम वाले उसकी पढ़ाई लिखाई को चालू करवा देते हैं। उसके जो छोटे भाई बहन थे वह काफी छोटे थे, तो उनको कुछ लोगों के द्वारा गोद ले लिया गया था। केवल वहां पर अर्श ही रह गया था, जिसको किसी ने भी गोद नहीं लिया था, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी। तो जो भी बच्चों को गोद लेने के लिए आया करता वह कम उम्र के बच्चों को ही पसंद किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो अरशद होता है वह अपनी स्कूली एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है, अनाथ आश्रम में रहकर ही। लेकिन जो अरशद होता है वह बार बार देखा करता है, जो भी व्यक्ति वहां से बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए आया करते उनके पास बड़ी बड़ी कार रहा करती है, अच्छे से वह कपड़े पहना करते और उनको देखने से लगता था कि यह लोग काफी पैसे वाले लोग हैं। और इस बात को देखकर अरशद के मन में भी पैसा कमाने की आ जाती है। वह सोचने लगता है कि अगर मैं यहां पर रहा तो कभी भी इतना पैसा नहीं कमाऊं और मुझे ऐसी ही जिंदगी जीनी है। इसके बाद जो अरशद होता है वह 18 साल का होने के बाद अनाथ आश्रम को छोड़ देता है और बाहर निकलकर इस दुनिया में पैसा कमाने की ठान है। पैसा कमाने के लिए वह बाहर काम की तलाश में घूमता है और उसे एक काम मिल भी जाता है। सुबह सुबह उसे न्यूज़पेपर बांटने का काम मिल जाता है और इस काम को करने के बाद उसे कुछ पैसे मिल जाया करते और उन्हीं को कमाकर अरशद खुश रहा करता। अरशद न्यूज़पेपर बांटा करता और साथ में फैसला करता है कि वह अपनी पढ़ाई लिखाई को भी करेगा, क्योंकि अब तक अरशद को यह पता चल गया था कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ताकत होती है। अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो जिंदगी पल भर में बदल जाती है। इसी वजह से जो अरशद होता है वह ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है और साथ में वह न्यूज़पेपर बांटा करता और उसी से अपना गुजारा किया करता। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उसे न्यूज़पेपर बांटने के साथ साथ और भी कई तरह के काम करने पड़ते हैं और उन कामों को करते हुए वह अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। ऐसे ही करके उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अरशद को पता चल गया था कि अगर मैं आईपीएस बन जाऊंगा तो मेरी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगेगी। तो इसके बाद अरशद फैसला करता है कि चाहे जो भी हो जाए, उसे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन वह आईपीएस ऑफिसर बनकर रहेगा। इसके बाद अरशद दिन रात मेहनत करने लगता है। वह गाड़ियों को साफ किया करता, जूते पॉलिश किया करता और साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोर शोर से किया करता है। और उसके बाद भी जब भी उसे टाइम मिला करता तो वह कुछ बच्चों को ट्यूशन भी दे दिया करता और इसी तरह से अपनी पढ़ाई में दिन रात एक करके मेहनत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उसका एग्जाम आ जाता है और जैसे ही उस एग्जाम का रिजल्ट आता है तो अरशद बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि पहली बार में ही उसने पहले एग्जाम को क्लियर कर लिया था। उसके बाद जहां पर वह काम किया करता है वहां पर सभी लोगों को बताता है, तो लोग भी उसकी बहुत ही ज्यादा सराहना करते हैं और कहते हैं कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तूने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए तो उसके बाद तू एक आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा। इसके बाद समय बीतता, समय के साथ साथ उसका दूसरा टेस्ट भी क्लियर हो जाता है। अब अने प्री और मैन दोनों क्वालिफाई कर लिए थे। इसके बाद रह गया था इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए अरशद तैयार होकर इंटरव्यू हॉल में पहुंच जाता है और वहां पर इंटरव्यू के सामने बैठ जाता है। वहां जाने के बाद जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वह अरशद की हालत को देखकर उसके बारे में उससे पूछने लगते हैं। वह पूछते हैं कि तुम्हारे कपड़ों को देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा मुसीबतों से गुजर रहे हो। इसके बाद अरशद इंटरव्यूअर को अपनी पूरी कहानी बता देता है। वह बताता है कि मैं किस तरह से अनाथ आश्रम से निकला है और उसके बाद वह यहां तक पहुंचा है। इंटरव्यूअर जब उसकी पूरी कहानी सुनता है कि उसकी मां उसे अनाथ आश्रम में छोड़ गई थी क्योंकि वह उनका पेट नहीं पा सकती थी और उसके बावजूद भी यह लड़का यहां तक पहुंचा है, तो इंटरव्यूअर यह बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों को सभी तरह की सुविधाएं दी जाती है लेकिन फिर भी वह लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते। और एक अरशद है जो अनाथ आश्रम से उठकर यहां तक पहुंच गया है। वह अरशद को अप्रिशिएट करते हैं और उसके बाद अपने सवालों को पूछने लगते हैं। थोड़ी देर तक इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू होने के बाद अरशद को वहां से भेज दिया जाता है। अरशद वापस से अपने काम धंधे में लग जाता है और काम को करता रहता है। अब जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन अरशद एक सेठ की कार को साफ कर रहा था और वह सेठ उसको बहुत ही ज्यादा सहयोग किया करते थे। कभी उसे पैसों की कमी भी हुआ करती थी तो वह अपने पास से दे दिया करते थे। तो उसके बाद वह अपने सेठ को बताता है कि आज मेरा रिज आने वाला है, तो आप अपने फोन में देखकर मुझे बता देना। तो इसके बाद जो सेठ जी होते हैं उन्हें भी इस बात की खुशी होती है और वह भी ऊपर वाले से दुआ करने लगते हैं
कि इस बच्चे की जिंदगी संवर जाए और इसका नंबर सरकारी नौकरी में पड़ जाए। उसके बाद वह बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और बार बार फोन को चेक करते रहते हैं कि अरशद का रिजल्ट कब आएगा और कब वह उसे खुशखबरी सुनाएंगे। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। कुछ समय बाद जो सेठ जी थे वह एकदम से अरशद को खुशखबरी देते हैं और कहते हैं कि जिस टेस्ट को तू देखकर आया था वो टेस्ट तेरा क्लियर हो गया है और अच्छी खासी रैंक तुमने प्राप्त की है। इस बात को सुनकर अरशद एकदम से खुशी से झूम उठता है और सेठ जी के पैरों को छूने लगता है। लेकिन तभी जो सेठ जी होते हैं उसे उठाते हैं और अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, अब तो तुम बड़े अफसर बन गए हो, अब तुम्हारे पैर नहीं छुओ, मेरे सीने से लगाओ और आज से हम ही तुमको सैल्यूट मारा करेंगे। ऐसा कहकर वह थोड़ा सा हंस देते हैं और जो अरशद होता है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, क्योंकि दोस्तों काफी दिनों से सेठ जी ने उसको बहुत ज्यादा मदद की है। कई बार जब अरशद के पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो सेठ जी उसको मदद किया करते ताकि वह अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह से करें और अपने मुकाम को हासिल करें। इसके बाद जो अरशद होता है वह अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है और 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। वहां पर वह अपनी ड्यूटी को संभालता है और मेहनत और ईमानदारी से काम किया करता है। अब जिस जिले के अंदर अरशद की पोस्टिंग थी उस जिले में एक बहुत बड़ा क्राइम हो गया था, तो उसी क्राइम की वजह से एक अर्जेंट मीटिंग रखी जाती है। अरशद की तरफ से और सभी पुलिस थानों के पुलिस वालों को बुलाया जाता है। अरशद अपनी सरकारी गाड़ी और अपने गार्ड और ड्राइवर के साथ सीधा उस मीटिंग में पहुंचता है और वहां पर मीटिंग कंप्लीट करता है उस क्राइम से रिलेटेड, और उसके बाद वापस से अपने घर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में अचानक से एक बुजुर्ग महिला उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही ड्राइवर को गाड़ी के सामने बुजुर्ग महिला खड़ी हुई दिखती है तो वह एकदम से गाड़ी रोकता है और गाड़ी रुकते ही जो अरशद के साथ गार्ड था वह एकदम से गाड़ी से उतरता है और उस बुजुर्ग महिला को हटाने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जो अरशद होता है उस गार्ड को रोकता है और खुद उतर कर उस बुजुर्ग महिला के पास जाने लगता है। अब जैसे ही अरशद वहां पर पहुंचता है तो एकदम से जो बुजुर्ग महिला थी वह उससे कहने लगती है कि बेटा, तू आ गया, मेरे लिए खाना नहीं लेकर आया। अब इस बात को सुनकर जो अरशद होता है वह एकदम से हैरान हो जाता है और इस बात को सुनने के बाद अरशद की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि अरशद का इस दुनिया में उसे अपना कहने वाला कोई भी नहीं था। लोगों ने उसका अच्छे से सहयोग किया था लेकिन किसी ने भी उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं की थी, और आज इस मांझी ने सबसे पहली बार उसे बेटा कहकर पुकारा है। और इस बात को सुनने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन फिर भी वह बुजुर्ग महिला से पूछता है कि मां जी, आप कौन हो और यहां पर क्यों खड़ी हो गई? तो वह कहती है कि बेटा, तुम मेरे लिए खाना लेने के लिए गया था और इतनी देर बाद वापस लौटा है। अब इस बात को सुनकर जो अरशद होता है वह बुजुर्ग महिला की तरफ असमंजस भरी निगाहों से देखने लगता है और सोचने लगता है कि मांझी का क्या रही है। वह जब गौर करके उनकी की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि मांझी के मैले कुचले फटे पुराने कपड़े हैं और देखने से लग रहा है कि यह मांझी भीख मांगकर खाया करती है। और उस बुजुर्ग महिला की बातों को सुनकर उसे पता चल जाता है कि इस बुजुर्ग महिला के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। और इसके बाद जो अरशद होता है वह उस बुजुर्ग महिला को अपने साथ गाड़ी में बैठने लगता है। वह बुजुर्ग महिला कहती है कि तू मुझे कहां ले जा रहा है बेटा? तो वह कहता है कि मां, मैं आपको खाना खिलाने के लिए ले जा रहा हूं, आपने मुझसे खाना मांगा था ना। और ऐसा कहकर वह उसे गाड़ी में बिठा लेता है और ड्राइवर से गाड़ी को एक अच्छे से होटल पर लगाने के लिए बोलता है। होटल पर जाने के बाद जो अरशद होता है वह उस बुजुर्ग मां को पहले तो खाना खिलाता है और खाना खिलाने के बाद दोबारा से अपनी गाड़ी में बिठा है और एक अच्छे से सरकारी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा देता है। वहां जाकर डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद उसको बताते हैं कि इनके दिमाग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, अगर यह अच्छी तरह से दवाइयां खाएंगे तो यह ठीक हो जाएंगी। तो उसके बाद जो आईपीएस साहब होते हैं वह उस महिला को वहीं पर एडमिट कर देते हैं और उन लोगों को कह देते हैं कि जब यह ठीक हो जाए तो मुझे बता देना। धीरे धीरे 6 महीने बीतते हैं और 6 महीने बाद अचानक से डॉक्टर साहब का अरशद के पास फोन आता है और वह उन्हें बताते हैं, जिस मांझी को आप यहां पर छोड़कर गए थे उनकी हालत ठीक हो गई है और अब आप उन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हो। इसके बाद अरशद अपनी गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचता है और वहां से उसे मांझी को डिस्चार्ज करके अपने घर ले आता है और घर लाने के बाद कहता है कि मांझी, आज से मैं और तुम यहीं पर रहेंगे
और तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो बुजुर्ग महिला थी उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह कहती है कि बेटा तू कौन है और किस वजह से तू मुझे अपने साथ रख रहा है। तो वह उसे बताता है कि आप मुझे रोड पर मिली थी और वहां पर आपने मुझे बेटा कहा था और उसी क्षण मैंने सोच लिया था कि आज से आप मेरे साथ रहोगी और मेरी मां बनकर रहोगी। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं तो अनाथ हूं और अनाथ आश्रम में पला बढ़ा हूं। अब जैसे अनाथ आश्रम का नाम उस बुजुर्ग महिला के सामने आता है तो वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। अब जो अरशद होता है उसे मां जी को चुप कराता है और पूछने लगता है कि मां जी आप इस तरह से क्यों रोने लगी। तो उसके बाद वह बुजुर्ग महिला अपनी कहानी बताती है। कहती है कि मेरा नाम नूरी है और मेरे पति का नाम तारिक था। हम लोग मुंबई के अंदर रहा करते थे। मेरे पति मेहनत मजदूरी किया करते थे और हमारा भरण पोषण किया करते थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक से मेरे पति के हादसे में मौत हो गई और उसके बाद मैं अपने बच्चों को खाना तक नहीं मिल पाई। मैं बड़ी मेहनत किया करती, लेकिन मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बच्चों को खाना तक नहीं दे पाई और उसके बाद मैं अपने चारों बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ आई। तो इन सभी बातों को सुनने के बाद जो अरशद होता है उसे अपनी बचपन की यादें आने लगती हैं। वह उनसे पूछता है कि मां जी यह बताओ आपके बड़े बेटे का नाम क्या था। तो वह बताती है कि मेरे बड़े बेटे का नाम अरशद था। इसके बाद जो अरशद होता है वह एकदम से उसको गले से लगा लेता है और कहता है कि मां मैं ही तो हूं। वह तेरा अरशद। अब जैसे ही मां को यह पता चलता है कि यह उसका वही बेटा है जिसको अनाथ आश्रम में छोड़कर आ गई थी तो वह बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रोती है। इधर जो अरशद है वह भी अपनी मां की इस हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और थोड़ी देर बाद दोनों शांत होते हैं और शांत होने के बाद अरशद अपनी मां से पूछता है कि मां आप उसके बाद कभी भी हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। तो उसके बाद उसकी मां बताती है कि बेटा उस अनाथ आश्रम में तुमको छोड़ने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकली और तभी अचानक से मेरा एक्सीडेंट होता है और उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद जब मुझे होश आया था तो मैं हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर रहे थे। तो अरशद समझ जाता है कि एक्सीडेंट के कारण की दिमागी हालत खराब हो गई और उसके बाद अब उनकी हालत जैसे ही ठीक हुई है तो इन्हें यह बातें याद आई हैं। अरशद अपनी मां की मजबूरियों को समझता है और उसके बाद अपनी मां की सेवा करने लगता है। वहीं पर रखकर वह अपनी मां को वहीं पर रखा करता और अच्छी तरह से उसकी देखभाल किया करता। अब तभी एक दिन जो अरशद की मां होती है वह उससे कहने लगती है कि बेटा तू तो यहां पर है लेकिन तुम्हारे 3 भाई बहन कहां पर है। वह अपनी मां से कहता है कि मां अगर तू मुझे मिल गई है तो मेरे भाई बहन भी मुझे मिल जाएंगे। इसके बाद आईपीएस साहब उस अनाथ आश्रम पर जाते हैं और वहां से पुराने रिकॉर्ड में से उन लोगों के एड्रेस लेते हैं जो उसके भाई बहनों को यहां से लेकर गए थे। एड्रेस लेने के बाद वह उस जगह पर जाता है और वहां पर जाकर देखता है कि उसके तीनों भाई बहन अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है और आकर अपनी मां को बताता है कि मां मेरे तीनों भाई बहन अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं और कैसी भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो घर वाले उन्हें गोद लेकर गए हैं उन्होंने उनके जीवन को अच्छा बना दिया है और वह लोग अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश हैं। तो अब मैं नहीं चाहता कि हम उनकी जिंदगी को डिस्टर्ब करें। वह अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और मैं और तुम यहां पर एक साथ रहेंगे। उसके बाद उसकी मां भी उसके इस फैसले से राजी होती है और कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही ठीक है। मां बेटे दोनों उस घर के अंदर रहा करते हैं और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। अब कुछ समय बाद एक दिन उसकी मां उससे कहती है कि बेटा अब तू काफी जवान हो गया है और तू शादी कर ले। अगर तेरी शादी हो जाएगी तो बहू घर के अंदर आ जाएगी और मेरा भी घर के अंदर मन लगने लगेगा, क्योंकि अरशद अक्सर अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहा करता था और उस दौरान उसकी मां घर के अंदर अकेली रहा करती थी। उसके बाद जो अरशद होता है अपनी मां के कहे अनुसार शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगता है। कुछ दिनों लड़की ढूंढने के बाद उसे से एक लड़की मिल जाती है और अपनी मां को उस लड़की को दिखाता है और कहता है कि मां अगर तुम कहो तो मैं इससे शादी कर लूं। तो उसके बाद उसकी मां भी उसे अनुमति दे देती है और अरशद उस लड़की से शादी कर लेता है। अब शादी करने के बाद अरशद अपनी ड्यूटी जाया करता। पीछे से दोनों सास बहू घर के अंदर अच्छी तरह से रहा करती थी। उनका परिवार बड़ा ही खुशहाल होता है और अच्छी तरह से उनका समय व्यतीत होता है। तो दोस्तों यह थी कहानी एक लड़के की जिसने पर ढाले जूते पॉलिश किए, गाड़ियों को साफ किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और उसके बावजूद भी अपने मुकाम को हासिल किया। इस कहानी से उन लोगों को सीख लेनी चाहिए जिनके पास सब कुछ होता है और सब कुछ होने के बावजूद भी तरह तरह के बहाने लगा दिया करते हैं
कि हमें यह नहीं मिला, हमें वह नहीं मिला, नहीं तो हम यह कर देते, नहीं तो हम वह कर देते। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ अकेले ही कर सकता है, जैसा कि अरशद ने इस कहानी में करके दिखाया। आप क्या कहना चाहते हो? अरशद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी मां के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।